नमस्कार। हमारी दुनिया कुछ नियमों और ताकतों से चलती है। कुछ नियम हमें दिखते हैं, जैसे गुरुत्वाकर्षण, और कुछ नियम अदृश्य होते हैं, जैसे वो विचार जो इतिहास का रुख मोड़ देते हैं, या वो आर्थिक नीतियां जो पूरे देश की किस्मत तय करती हैं। जी हाँ, और आज हमारे सामने जो सवाल हैं वो इन्हीं अलग-अलग तरह की ताकतों के बारे में है। हम इतिहास के क्रांतिकारी विचारों से लेकर अंतरिक्ष के तूफानों और भौतिकी के उन सिद्धांतों की गहराई में उतरेंगे जो हमारे रोजमर्रा के जीवन को आकार देते हैं। बिल्कुल। तो चलिए पहली कड़ी से शुरू करते हैं। वो ताकत जो विचारों से पैदा होती है। हमारा पहला सवाल हमें 1906 के बंगाल में ले जाता है। बरिंदर कुमार घोष, अविनाश भट्टाचार्य और भूपेंद्र नाथ दत्ता, ये नाम स्वदेशी आंदोलन से जुड़े हैं। लेकिन जब हम इन नामों की गहराई में जाते हैं तो एक और संगठन का नाम सामने आता है, युगांतर। युगांतर। हाँ, ये युगांतर क्या था और इसका स्वदेशी आंदोलन से क्या रिश्ता था? मतलब क्या ये महज एक हिस्सा था या कुछ और? ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है, क्योंकि ये उस आंदोलन के अंदर की एक गहरी दरार को दिखाता है। एक तरफ तो स्वदेशी आंदोलन था जो मोटे तौर पर बहिष्कार और आत्मनिर्भरता पर केंद्रित था। जी। लेकिन युगांतर सिर्फ विदेशी कपड़ों की होली चलाने तक सीमित नहीं रहना चाहता था। ये उस आंदोलन की आग में एक अलग ही चिंगारी थी, एक ऐसी चिंगारी जो सीधे सीधे ब्रिटिश शासन पर हिंसक प्रहार करने की वकालत कर रही थी। अच्छा। तो ये सिर्फ एक हिस्सा नहीं, बल्कि एक अलग आग जलाने की कोशिश थी, आप कह सकते हैं। तो मतलब एक ही आंदोलन के भीतर दो अलग अलग विचारधाराएं काम कर रही थी। बिल्कुल। और इन नामों को देखिए, बरिंद्र कुमार घोष महान विचारक अरविंदो घोष के छोटे भाई थे और भूपेंद्रनाथ दत्ता स्वामी विवेकानंद के भाई। अच्छा। जी, ये पढ़े लिखे जोशीले नौजवान थे जिन्हें लगता था कि सिर्फ शांतिपूर्ण विरोध वो काफी नहीं। युगांतर उनकी पत्रिका भी थी और उनका गुप्त क्रांतिकारी समूह भी, जो समय की एक और बड़ी संस्था अनुशीलन समिति से ही निकला था। तो उनका मकसद था बंगाल विभाजन से पैदा हुए गुस्से को एक क्रांति में बदलना। हाँ बिल्कुल, वे उसी गुस्से को एक क्रांति में बदलना चाहते थे। और ये बंगाल विभाजन जिसकी प्रतिक्रिया में ये सब हो रहा था, उसे तो बाद में रद्द भी करना पड़ा था। हाँ, लॉर्ड कर्जन ने 1905 में जो विभाजन किया, उसके खिलाफ इतना जबरदस्त विरोध हुआ कि 1911 में दिल्ली दरबार के दौरान लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय को इसे रद्द करने का ऐलान करना पड़ा। तो ये दिखाता है कि उस दौर में लोगों का गुस्सा और एकता कितनी मजबूत थी। बिल्कुल, चाहे तरीके अलग अलग ही क्यों ना हो। जैसे युगांतर ने मुख्य धारा से अलग अपनी एक पहचान बनाई, उसी तरह 19वीं सदी में शिक्षा के क्षेत्र में भी एक देसी पहचान बनाने की कोशिश हो रही थी। और ये हमें हमारे अगले सवाल की ओर ले जाता है, जो दयानंद एंग्लो वैदिक यानी डीएवी स्कूल से जुड़ा है। जी, डीएवी स्कूल। जब लाला लाजपत राय और महात्मा हंसराज ने लाहौर में इसकी स्थापना की, तो उनका असल मकसद क्या था? क्या वो सिर्फ अंग्रेजी शिक्षा का एक भारतीय विकल्प देना चाहते थे, या इसके पीछे कोई बड़ा सांस्कृतिक एजेंडा था? ये सिर्फ एक स्कूल खोलने से कहीं ज्यादा था। एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण का आंदोलन था। अच्छा। देखिए, उस दौर में अंग्रेजी शिक्षा भारतीय युवाओं को अपनी जड़ों से दूर कर रही थी। डीएवी आंदोलन इसी का जवाब था। इसका मॉडल बड़ा अनोखा था। एंग्लो भी और वैदिक भी। हाँ बिल्कुल, यानी वे चाहते थे कि छात्र पश्चिमी विज्ञान और अंग्रेजी तो सीखें, लेकिन अपनी वैदिक संस्कृति और संस्कृत भाषा को न भूलें। और 1886 में जब लाहौर में पहला डीएवी स्कूल खुला, तो महात्मा हंसराज उसके पहले प्रधानाचार्य बने। और उन्होंने बिना वेतन के सेवा की थी, है ना? जी हाँ, सालों तक बिना कोई वेतन लिए सेवा की। और इस पूरी सोच के पीछे आर्य समाज की प्रेरणा थी। हाँ, इसकी नींव स्वामी दयानंद सरस्वती के विचारों पर रखी गई थी, जिन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। दयानंद सरस्वती, जिनका बचपन का नाम मूल शंकर था, उन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। वेदों की ओर लौटो? जी, उनकी सोच थी कि भारतीय समाज में जो कुरीतियां आ गई हैं, उन्हें वेदों के मूल ज्ञान की ओर लौटकर ही दूर किया जा सकता है। डीएवी स्कूल इसी सोच को जमीन पर उतारने का एक जरिया थे। मतलब एक ऐसी पीढ़ी तैयार करना जो आधुनिक भी हो और अपनी संस्कृति पर गर्व भी करे। बिल्कुल सही। विचारों से पहचान बनाने की बात हो रही है, तो वास्तुकला से बेहतर इसका उदाहरण क्या हो सकता है? हमारा अगला सवाल मध्यकालीन भारत की प्रांतीय वास्तुकला से जुड़ा है। जब दिल्ली सल्तनत कमजोर पड़ रही थी, तो बंगाल और जौनपुर जैसे सूबों ने अपनी अलग इमारतें बनानी शुरू की। जी। क्या ये इमारतें दिल्ली की नकल भर थीं, या इन्होंने अपनी कोई नई कहानी गढ़ी? नहीं, ये नकल बिल्कुल नहीं थी।
बल्कि ये अपनी एक नई पहचान गढ़ रही थी। अच्छा। देखिए, जब केंद्र में सत्ता कमजोर होती है तो क्षेत्रीय ताकतें अपनी कला और संस्कृति के जरिए अपने आज़ादी का ऐलान करते हैं। यही उस दौर में हुआ। बंगाल और जौनपुर दोनों ने दिल्ली के प्रभाव से मुक्त होकर अपनी स्थानीय परंपराओं और इस्लामी वास्तुकला का एक खूबसूरत मिश्रण तैयार किया। तो मतलब हर क्षेत्र की अपनी अलग शैली थी? हाँ, बिल्कुल अलग। क्या हम किसी उदाहरण से इन शैलियों के फर्क को समझ सकते हैं? जरूर। जैसे जौनपुर की वास्तुकला को शर्की शैली कहते हैं। शर्की शैली? जी। इसकी खासियत है बड़ी बड़ी ढलान वाली दीवारें और विशाल मेहराब वाले दरवाजे जो एक ताकत का एहसास देते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है अटाला मस्जिद। अटाला मस्जिद, जौनपुर वाली? जी। वहीं दूसरी तरफ बंगाल की शैली देखिए। वहां बारिश बहुत होती है और बांस का इस्तेमाल आम है। सही बात है। तो उनकी मस्जिदों में बांस की झोपड़ियों से प्रेरित घुमावदार छतें और बंगला गुंबद देखने को मिलते हैं। अदीना मस्जिद इसका बेहतरीन उदाहरण है। तो दोनों में ही स्थानीय हिंदू मंदिरों की कला का प्रभाव भी दिखता है। हाँ, जो उस दौर के सांस्कृतिक मेलजोल को दिखाता है। ये तो हुआ देसी और इस्लामी शैली का मेलजोल। लेकिन जब यूरोपीय ताकतें भारत आईं, तब वास्तुकला में कैसा बदलाव आया? हमारा अगला सवाल फ्रांसीसी औपनिवेशिक वास्तुकला से जुड़ा है। सवाल यह है कि इसकी कौन सी विशेषता नहीं है, और एक विकल्प है अलंकृत मुगल गुंबद। हाँ, ये तो जाहिर है। ये तो जाहिर है कि ये मुगल शैली का हिस्सा है, लेकिन फ्रांसीसी शैली की अपनी पहचान क्या थी? फ्रांसीसी वास्तुकला की अपनी एक अलग भाषा थी। जब आप पुडुचेरी या चंद्रनगर जाते हैं तो आपको ये भाषा दिखती है। अच्छा। इनकी पहचान है ग्रिड पैटर्न पर बनी सीधी सड़कें जो एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं, घरों के चारों तरफ ऊंची दीवारें और साफ सुथरे यूरोपीय डिजाइन। लेकिन उन्होंने भारतीय मौसम के हिसाब से भी तो बदलाव किए होंगे। हाँ बिल्कुल, जैसे गर्मी से बचने के लिए चौड़े बरामदे और ढलवां छतें बनाना। लेकिन मुगल गुंबद उनकी भाषा का हिस्सा नहीं थे, वो एक अलग कहानी कहते हैं। क्या कोई ऐसी इमारत है जहां ये दोनों भाषाएं एक साथ बात करती नजर आती हैं? पुडुचेरी की आनंद रंग पिल्लई हवेली। आनंद रंग पिल्लई हवेली, जी। यह इसका सबसे शानदार उदाहरण है। यह इमारत एक सांस्कृतिक संवाद की तरह है। इसकी निचली मंजिल ठेठ भारतीय शैली में बनी है, जिसमें आंगन और लकड़ी के खंभे हैं, और ऊपरी मंजिल पूरी तरह से फ्रांसीसी शैली में। बिल्कुल। ये इमारत दिखाती है कि कैसे दो अलग-अलग संस्कृतियां एक ही छत के नीचे रह सकती हैं और एक नई खूबसूरत पहचान बना सकती हैं। चलिए, अब इन इमारतों की दुनिया से निकलकर उन अदृश्य नियमों की ओर चलते हैं जो हमारी दुनिया को चलाते हैं। शुरुआत करते हैं रॉकेट विज्ञान से। रैमजेट इंजन को लेकर एक सवाल है। हम जानते हैं कि ये सुपरसोनिक रफ्तार पर काम करते हैं। जी। लेकिन हाइपरसोनिक रफ्तार पर, मतलब ध्वनि की गति से 5 गुना से भी ज्यादा तेज होने पर ये उतने कारगर क्यों नहीं रहते? इसे समझने के लिए एक आसान सी कल्पना कीजिए। रैमजेट इंजन एक खोखले पाइप की तरह है जिसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं होता। ठीक है। जब ये तेजी से आगे बढ़ता है तो हवा पाइप में घुसकर खुद ब खुद दब जाती है, गर्म हो जाती है, और फिर जब उसमें ईंधन मिलाया जाता है तो धमाके के साथ जलने लगती है, जिससे रॉकेट को ताकत मिलती है। लेकिन हाइपरसोनिक रफ्तार पर हवा इस पाइप से इतनी तेजी से गुजर जाती है कि ईंधन को ठीक से जलने का वक्त ही नहीं मिलता। ये तो वैसा ही हुआ जैसे किसी तूफान में माचिस जलाने की कोशिश करना। बिल्कुल सही एनालॉजी है। इसी समस्या को हल करने के लिए स्क्रैमजेट इंजन बनाया गया। स्क्रैमजेट मतलब सुपरसोनिक कंबस्शन रैमजेट। जी। इसका डिजाइन ऐसा है कि ये हाइपरसोनिक रफ्तार पर भी हवा की गति को थोड़ा धीमा करके ईंधन को जलने का पूरा मौका देता है। और सवाल में जिस डुअल मोड रैमजेट का जिक्र है वो तो और भी कमाल की चीज है, क्योंकि वो सबसोनिक और सुपरसोनिक दोनों मोड में काम कर सकता है। हाँ, जो उसे बहुत वर्सेटाइल बनाता है। भौतिकी के इन बड़े नियमों से अब एक रोजमर्रा की स्थिति पर आते हैं। क्रिकेट का खेल। जब कोई खिलाड़ी तेजी से आती गेंद को पकड़ता है तो वो अपने हाथ पीछे क्यों खींचता है? हम सब जानते हैं कि ऐसा करने से चोट कम लगती है, पर इसके पीछे का विज्ञान क्या है? इसके पीछे न्यूटन का गति का दूसरा नियम काम करता है। दूसरा नियम? जी, जो कहता है कि बल संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। इसे आसान भाषा में समझें तो किसी चीज को रोकने के लिए कितना बल लगेगा यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप उसे कितनी जल्दी रोकते हैं। अच्छा, तो हाथ पीछे खींचने से उस जल्दी पर असर पड़ता है? हाँ, जब खिलाड़ी हाथ पीछे खींचता है तो वो गेंद की रफ्तार को 0 तक लाने में लगने वाले समय को बढ़ा देता है। समय को बढ़ा देता है? जी। मान लीजिए समय को आधा सेकंड से बढ़ाकर 1 सेकंड कर दिया, समय 2 गुना हो गया,
तो हाथों पर लगने वाला बल आधा रह जाएगा। अच्छा। यह एक सार्वभौमिक सिद्धांत है। चाहे कार का एयरबैग हो या ये किसी नाजुक सामान की पैकेजिंग में लगा थर्माकोल हो या फिर गेंद पकड़ते हुए हाथ, इन सभी का काम एक ही है। टकराव के समय को लंबा खींचना ताकि बल का असर कम हो जाए। बिल्कुल, भौतिकी का ये एक नियम हमें रोजाना अनगिनत चोटों से बचाता है। अब भौतिकी का एक और सवाल जो बिजली से जुड़ा है और अक्सर लोगों को थोड़ा उलझा देता है। एक तार है जिसका प्रतिरोध R है। अगर हम उसे 2 बराबर हिस्सों में काट दें और फिर उन दोनों हिस्सों को समानांतर यानी पैरेलल में जोड़ दें तो नया प्रतिरोध कितना होगा? हाँ, जवाब R4 है। लेकिन ये आया कैसे? ये सवाल इंजीनियरिंग के छात्रों को डराने के लिए बड़ा मशहूर है, पर असल में इसका तर्क बहुत सीधा है। अच्छा। पहली बात, किसी तार का प्रतिरोध या रेजिस्टेंस उसकी लंबाई पर निर्भर करता है। तार जितना लंबा, प्रतिरोध उतना ज्यादा। तो जब आपने R प्रतिरोध वाले तार को आधा काटा तो हर टुकड़े का प्रतिरोध भी आधा यानी R2 हो गया। बिल्कुल। तो अब हमारे पास R2 प्रतिरोध वाले 2 तार हैं। अब दूसरा सिद्धांत, जब आप प्रतिरोधकों को समानांतर यानी पैरेलल में जोड़ते हैं तो कुल प्रतिरोध हमेशा सबसे छोटे प्रतिरोध से भी कम होता है। ऐसा क्यों? बस ये सोचिए कि आपने बिजली के बहने के लिए 2 रास्ते दे दिए हैं, तो बिजली के लिए बहना आसान हो जाएगा। मतलब कुल प्रतिरोध कम हो जाएगा। हाँ, और जब आप R2 वाले 2 तारों को समानांतर में जोड़ते हैं तो कुल प्रतिरोध R2 से भी कम होकर R4 हो जाता है। ये बिजली के व्यवहार का एक बुनियादी नियम है। पृथ्वी पर मौजूद इन नियमों से अब एक बार फिर अंतरिक्ष की ओर देखते हैं। सूर्य से आने वाली कौन सी घटना पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र यानी हमारे मैग्नेटिक फील्ड में हलचल पैदा कर सकती है? इसका जवाब है सौर प्रज्वाल यानी सोलार फ्लेयर्स और कोरोनल मास इजेक्शन, जिसे CME भी कहते हैं। CME? ये समझना जरूरी है कि हमारा सूर्य एक शांत गोला नहीं है, बल्कि एक उबलता हुआ तारा है। कभी कभी इसकी सतह पर जबरदस्त ऊर्जा के विस्फोट होते हैं जिन्हें सौर प्रज्वाल कहते हैं, और इन विस्फोटों के साथ अक्सर अरबों टन आवेशित कणों का एक विशाल बादल भी अंतरिक्ष में फेंका जाता है, जिसे कोरोनल मास इजेक्शन या CME कहते हैं। जी। और जब ये बादल पृथ्वी से टकराता है तो क्या होता है? क्या होता है? तो ये हमारे ग्रह के सुरक्षा कवच यानी चुंबकीय क्षेत्र से टकराता है। ये ऐसा है जैसे किसी ढाल पर जोर जोर से हथौड़े मारे जा रहे हों। इस टक्कर से भूचुंबकीय तूफान पैदा होते हैं। और ये तूफान हमारे लिए खतरनाक है? हाँ, ये हमारे सैटेलाइट्स को अंधा कर सकते हैं, GPS सिस्टम में गड़बड़ी कर सकते हैं और धरती पर बिजली ग्रिड को भी ठप कर सकते हैं। बाप रे! लेकिन इसका एक खूबसूरत पहलू भी है। जब ये सौर कण हमारे वायुमंडल से टकराते हैं तो ध्रुवों के पास आसमान में हरी, गुलाबी, नीली रोशनी की चादरें फैल जाती हैं, जिन्हें हम अरोरा कहते हैं। बिल्कुल। ये प्रकृति की सबसे शानदार घटनाओं में से एक है जो एक ब्रह्मांडीय तूफान की वजह से होती है। ब्रह्मांडीय तूफानों से लेकर अब हम उन तूफानों पर आते हैं जिन्हें इंसान खुद अपनी अर्थव्यवस्था में पैदा या शांत कर सकता है। हमारा आखिरी सवाल सरकार की राजकोषीय नीति यानी फिस्कल पॉलिसी के बारे में है। जी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? राजकोषीय नीति सरकार का वो टूल बॉक्स है जिससे वो देश की अर्थव्यवस्था की रफ्तार को नियंत्रित करती है। इसे मौद्रिक नीति यानी मॉनेटरी पॉलिसी से कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। हाँ, मौद्रिक नीति तो रिजर्व बैंक का काम है। बिल्कुल, वो ब्याज दरें घटा बढ़ाकर पैसे की सप्लाई को कंट्रोल करता है। लेकिन राजकोषीय नीति सीधे वित्त मंत्रालय के हाथ में होती है और इसके 2 मुख्य औजार हैं, टैक्स और सरकारी खर्च। तो सरकार इन औजारों का इस्तेमाल अर्थव्यवस्था को तेज या धीमा करने के लिए करती है। बिल्कुल। इसे ऐसे समझिए कि अर्थव्यवस्था एक गाड़ी है। अगर गाड़ी बहुत धीमी चल रही है, मतलब मंदी का दौर है, तो सरकार विस्तारवादी नीति अपनाती है। विस्तारवादी मतलब? वो टैक्स कम करती है ताकि लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा आए और वो ज्यादा खर्च करें। साथ ही सरकार खुद भी सड़कें, पुल, इन सब पर खर्च बढ़ाती है। इससे बाजार में पैसा आता है और गाड़ी की रफ्तार बढ़ती है। और अगर गाड़ी जरूरत से ज्यादा तेज भाग रही हो, मतलब महंगाई बहुत बढ़ गई हो, तब सरकार संकुचनकारी नीति अपनाती है। इसको ऐसे समझिए कि अर्थव्यवस्था एक गुब्बारे की तरह है जिसमें बहुत ज्यादा हवा यानी पैसा भर गई है और वो फटने वाला है। अच्छा। तब सरकार टैक्स बढ़ाकर और अपने खर्च घटाकर उस गुब्बारे से धीरे धीरे हवा निकालती है ताकि मांग कम हो और कीमतें वापस स्थिर हो जाएं। ये एक बहुत ही नाजुक संतुलन का खेल है। तो आज हमने पहला सवाल जुड़ा है पंचवर्षीय योजनाओं से। 2 बातें हैं। पहली कि छठी योजना का लक्ष्य आय बढ़ाना और टेक्नोलॉजी को मॉडर्न बनाना था, और दूसरी कि तीसरी योजना
युद्धों की वजह से बुरी तरह फेल हो गई। तो सवाल ये है कि क्या ये दोनों बातें सही हैं? देखिए, दिलचस्प बात यह है कि ये दोनों ही कथन अपनी अपनी जगह बिल्कुल सही हैं। अच्छा। हाँ, और ये हमें योजना बनाने की प्रक्रिया के दो बिल्कुल अलग चेहरे दिखाते हैं। जो तीसरी योजना थी 1961 से 66 वाली, जिसे गाडगिल योजना भी कहते हैं। बिल्कुल, वो बड़े ऊंचे लक्ष्यों के साथ शुरू हुई थी। आत्मनिर्भरता, अपनी इंडस्ट्री को मजबूत करना, मतलब कागज पर सब बहुत अच्छा था। लक्ष्य रखा था 5.6% की विकास दर का। लेकिन असल में हुआ क्या? क्योंकि विफल शब्द का इस्तेमाल हुआ है। असल में हम उस लक्ष्य के आधे तक ही पहुंच पाए, सिर्फ 2.8%। अरे, और इसकी वजह हमारे कंट्रोल से बाहर थी। 1962 में चीन के साथ युद्ध, फिर 1965 में पाकिस्तान के साथ, और उसी बीच एक बहुत बड़ा सूखा भी पड़ गया। मतलब एक साथ कई मुसीबतें आ गईं। हाँ, तो देश के सारे संसाधन वो रक्षा और अनाज खरीदने में लग गए। तो ये एक बहुत बड़ा सबक था कि आर्थिक योजनाएं बाहरी झटकों से कितनी प्रभावित हो सकती हैं। तो इस विफलता से हमने कुछ सीखा? मतलब क्या हमने अपना तरीका बदला? बिल्कुल, यही वो मोड़ था जहां आदर्शवाद की जगह, आप कह सकती हैं, यथार्थवाद ने ले ली। सरकार को यह समझ आया कि 5 साल की लंबी योजनाओं पर टिके रहना वो मुश्किल है। इसी वजह से 1966 से 1969 तक एक योजना अवकाश लिया गया, जिसे प्लान हॉलिडे कहते हैं। प्लान हॉलिडे। हाँ, मतलब लंबी योजनाओं की जगह 3 एक-एक साल की योजनाएं बनाई गईं, जिनका फोकस तात्कालिक समस्याओं पर था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब हम छठी योजना को देखते हैं, मतलब 1980 से 85 वाली, हाँ, वो एक बहुत बड़ी सफलता थी। उसने 5.7% का लक्ष्य हासिल किया। और शायद इसी छठी योजना में कुछ बड़े संस्थागत सुधार भी हुए थे, है ना? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसी योजना के दौरान 1982 में शिवरामन समिति की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना हुई। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। बिल्कुल, और ये एक गेम चेंजर था। इसने ग्रामीण भारत में कर्ज और विकास की पूरी तस्वीर ही बदल दी। और इसी योजना में पहली बार गरीबी हटाओ का नारा असल में अमल में लाया गया। अच्छा, तो योजना की बात हो ही रही है, तो उस दौर की एक और बड़ी नीति का जिक्र है, 1956 की औद्योगिक नीति। कहा गया है कि इसका उद्देश्य प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देना नहीं था। ये आज के समय से देखने पर थोड़ा अजीब लगता है। हाँ, आज के संदर्भ में ये उल्टा लगता है, लेकिन हमें उस समय के माहौल को समझना होगा। वो दौर समाजवादी ढांचे का था। सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी। बिल्कुल, सोच ये थी कि अगर भारत को तेजी से एक मजबूत औद्योगिक राष्ट्र बनना है, तो इसकी अगुवाई सरकार को करनी होगी। प्राइवेट सेक्टर के पास ना तो इतना पैसा था, और ना ही वो यूं कहिए कि पिछड़े इलाकों में भारी उद्योग लगाने का जोखिम उठाते। तो फिर ये जो 3 श्रेणियों की बात है, वो क्या थी? एक तरह का बंटवारा था कि कौन क्या करेगा? बिल्कुल, आप उसे काम का बंटवारा कह सकते हैं। अनुसूची ए में 17 सबसे जरूरी उद्योग थे, जैसे हथियार, परमाणु ऊर्जा, रेलवे, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए। हाँ, ये पूरी तरह से सरकार के लिए आरक्षित थे। फिर अनुसूची बी में 12 उद्योग थे, जैसे एल्यूमिनियम, फर्टिलाइजर। इनमें सरकार की मुख्य भूमिका थी, पर प्राइवेट सेक्टर भी मदद कर सकता था। और बाकी सब कुछ अनुसूची सी में था, प्राइवेट सेक्टर के लिए। लेकिन उस पर भी लाइसेंस राज का कंट्रोल तो था ही। हाँ, बिल्कुल। अनुसूची सी में भी कोई फैक्ट्री लगाने के लिए सरकार से लाइसेंस लेना पड़ता था। इसीलिए तो इस नीति को भारत का आर्थिक संविधान भी कहते हैं। इसने अगले 30-35 सालों तक भारत की औद्योगिक दिशा तय की। फायदे भी हुए, जैसे भिलाई, दुर्गापुर जैसे स्टील प्लांट लगे, लेकिन इसने एक तरह की जड़ता और नौकरशाही को भी जन्म दिया। तो हमने एक ऐसी व्यवस्था बनाई जहां सरकार सब कुछ नियंत्रित कर रही थी। लेकिन आज की अर्थव्यवस्था में जोर वित्तीय अनुशासन पर है। यहीं पर शायद FRBM अधिनियम जैसी चीजें आती हैं। सवाल ये है कि इस एक्ट के तहत वित्त मंत्री की क्या भूमिका है? सही पकड़ा आपने। ये आर्थिक सोच में एक बहुत बड़े बदलाव को दिखाता है। 1956 की नीति नियंत्रण की बात करती थी, और 2003 का ये जो FRBM एक्ट है, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, हाँ, ये अनुशासन की बात करता है। इसका सीधा सा मतलब है कि सरकार अपनी चादर देखकर ही पैर पसारे। और इस कानून के तहत वित्त मंत्री की भूमिका है संसद में हर साल राजकोषीय नीति वक्तव्य प्रस्तुत करना। पर क्या इस तरह का कानूनी बंधन सरकार के हाथ नहीं बांध देता? मान लीजिए अर्थव्यवस्था मंदी में है और सरकार को ज्यादा खर्च करने की जरूरत है, तब? ये बहुत अहम सवाल है। FRBM एक्ट का मकसद सरकार को गैर जिम्मेदाराना खर्च से रोकना है, खासकर चुनावी सालों में। लेकिन असाधारण परिस्थितियों के लिए इसमें एक एस्केप क्लॉज का भी प्रावधान है।
जैसे कोई राष्ट्रीय आपदा आ जाए या अर्थव्यवस्था ढह रही हो, तो सरकार इन लक्ष्यों से कुछ समय के लिए भटक सकती है। तो ये कानून एक संतुलन बनाने की कोशिश करता है। अच्छा, हमने आर्थिक विकास की बात की, लेकिन हमारे सोर्स में एक ऐसा तथ्य है जो एक बहुत ही परेशान करने वाला विरोधाभास दिखाता है। सवाल है कि भारत के कुछ आर्थिक रूप से विकसित उत्तरी राज्यों जैसे पंजाब और हरियाणा में बाल लिंगानुपात इतना कम क्यों है? ये तो बिल्कुल उल्टा लगता है। ये वाकई में चौंकाने वाला और दुखद है, और ये दिखाता है कि आर्थिक विकास हमेशा सामाजिक विकास की गारंटी नहीं होता। तो इसके कारण क्या है? सोर्स में दिए गए दोनों कारण इसकी जड़ हैं। एक तो बेटों को सामाजिक प्राथमिकता, और दूसरा प्रसव पूर्व लिंग निर्धारण तकनीक तक आसान पहुंच। मतलब बेटे की चाह जैसी पुरानी सोच और अल्ट्रासाउंड जैसी नई टेक्नोलॉजी का एक खतरनाक मेल। बिल्कुल, एक जानलेवा कॉकटेल साबित हुआ है। सदियों पुरानी कुरीतियां तो बनी रहीं, पर उन्हें पूरा करने के लिए आधुनिक तकनीक का हथियार मिल गया। ये आंकड़े कितने खराब हैं? 2011 की जनगणना के आंकड़े बहुत चिंताजनक हैं। पूरे भारत का औसत बाल लिंगानुपात, मतलब 0 से 6 साल की उम्र में प्रति 1000 लड़कों पर 919 लड़कियां था, जो खुद ही कम है। हाँ, और हरियाणा में ये आंकड़ा सिर्फ 834 था। आप इस खाई की कल्पना कीजिए। इसी सच्चाई को देखकर अमर्त्य सेन ने मिसिंग विमेन जैसा मार्मिक शब्द गढ़ा था। मिसिंग विमेन। हाँ, मतलब वो करोड़ों लड़कियां जो हमारे समाज से बस गायब हैं। ये एक बहुत ही गहरी सामाजिक समस्या है। चलिए, अब पर्यावरण से जुड़े एक सवाल पर आते हैं। भितरकनिका मैंग्रोव, ये कहाँ स्थित है? भितरकनिका ओडिशा में है, और ये सिर्फ एक जगह का नाम नहीं है। यह सुंदरबन के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव जंगल है। ये मैंग्रोव हमारे तटों के लिए एक बायोलॉजिकल शील्ड की तरह काम करते हैं। ये सुनामी और चक्रवात का पहला झटका अपने ऊपर ले लेते हैं। मैंने सुना है कि इन पेड़ों की जड़ें बहुत खास होती हैं, वो पानी से बाहर निकली रहती हैं। हाँ, ये उनकी सबसे अनोखी बात है। इन जड़ों को न्यूमैटोफोर्स या सांस लेने वाली जड़ें कहते हैं। सांस लेने वाली जड़ें? हाँ, क्योंकि ये दलदली खाड़ी मिट्टी में उगते हैं, जहां ऑक्सीजन लगभग होती ही नहीं, तो पेड़ ने खुद को अनुकूलित कर लिया। ये जड़ें पेंसिल की तरह मिट्टी से ऊपर निकल आती हैं ताकि सीधे हवा से ऑक्सीजन ले सकें। अद्भुत। और इसके अलावा भितरकनिका खारे पानी के मगरमच्छों और लाखों ऑलिव रिडले कछुओं के लिए भी दुनिया भर में मशहूर है। अच्छा, तो भितरकनिका जैसे विशाल इलाकों पर हम नजर कैसे रखते हैं? मतलब हर जगह तो जा नहीं सकते। यहीं पर शायद स्पेस टेक्नोलॉजी हमारी मदद करती है। जैसा कि हमारा अगला सवाल है, अर्थ रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स का मुख्य उद्देश्य क्या है? बिल्कुल सही। सुदूर संवेदन का मतलब ही है दूर से महसूस करना। ये सैटेलाइट्स अंतरिक्ष से पृथ्वी पर नजर रखने वाले हमारे जासूस हैं। जासूस? हाँ, इनका मुख्य काम है मौसम, जमीन के उपयोग और पर्यावरण में हो रहे बदलावों की लगातार निगरानी करना। इन पर लगे हाई रेजोल्यूशन कैमरे और सेंसर्स ऐसी जानकारी इकट्ठा करते हैं जो जमीन से हासिल करना नामुमकिन है। इसका कोई ऐसा उदाहरण दे सकते हैं जो आम इंसान की जिंदगी को छूता हो? जरूर। कृषि का उदाहरण लीजिए। ये सैटेलाइट्स ये बता सकते हैं कि लाखों हेक्टेयर खेत में लगी फसल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है। अच्छा। हाँ, और इस डेटा से किसानों को बताया जा सकता है कि उन्हें किस खेत के किस हिस्से में कितना यूरिया डालना है। इससे खाद की बर्बादी रुकती है, पैसा बचता है, जमीन भी खराब नहीं होती। आपदा प्रबंधन में तो इनका रोल है ही। हाँ, वो तो है। भारत की अपनी IRS सैटेलाइट्स की जो सीरीज है, वो इस क्षेत्र में हमें दुनिया के कुछ गिने चुने देशों में शामिल करती है। तो टेक्नोलॉजी देश को मैनेज करने में मदद करती है, लेकिन वो किताब जिससे देश चलता है वो तो हमारा संविधान ही है। तो वापस संविधान पर आते हैं। 2 कथन है। पहला, भूमि और कृषि राज्य सूची में है। दूसरा, विवाह और दत्तक ग्रहण समवर्ती सूची में है। और ये दोनों ही कथन सही हैं। ये भारत के संघीय ढांचे की आत्मा है। संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का साफ साफ बंटवारा किया गया है। राज्य सूची में वो विषय हैं जिन पर सिर्फ राज्य सरकारें कानून बना सकती हैं, जैसे पुलिस, जेल, कृषि। इसीलिए जमीन से जुड़े कानून हर राज्य में अलग अलग होते हैं। तो जब हम केंद्र और राज्यों के बीच कृषि कानूनों को लेकर कोई विवाद देखते हैं तो उसका आधार यही 7वीं अनुसूची होती है ना? बिल्कुल, पूरा विवाद इसी बात पर होता है। और फिर आती है समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट। हाँ, इसमें वो विषय हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, जैसे शिक्षा, वन, विवाह और तलाक। अच्छा, और अगर दोनों के बनाए कानून में टकराव हो तो केंद्र का कानून मान्य होता है।
एक दिलचस्प बात यह है कि शिक्षा और वन इनको 1976 में 42वें संशोधन के जरिए राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में डाला गया था। आपने 42वें संशोधन का जिक्र किया और इससे जुड़ा एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल हमारे पास है। सवाल है कि 1976 के 42वें संशोधन के जरिए प्रस्तावना में कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया था। विकल्प हैं संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। इसका जवाब है संप्रभु यानी सॉवरेन। ये शब्द इसलिए नहीं जोड़ा गया क्योंकि ये तो संविधान की आत्मा है और प्रस्तावना में पहले दिन से मौजूद था। मतलब ये मूल संविधान का हिस्सा था। बिल्कुल। संप्रभु का मतलब है कि भारत अपने फैसले लेने के लिए पूरी तरह आजाद है। तो फिर 42वें संशोधन ने क्या बदला? हाँ, और इसे मिनी संविधान क्यों कहते हैं? मिनी संविधान इसलिए कहते हैं क्योंकि ये आपातकाल के दौरान लाया गया था और इसने संविधान के 50 से ज्यादा अनुच्छेदों में बदलाव कर दिए थे। 50 से ज्यादा? हाँ, और प्रस्तावना में इसके जरिए सिर्फ एक बार ही संशोधन हुआ है और 3 नए शब्द जोड़े गए: समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटेग्रिटी। बिल्कुल। इन शब्दों को जोड़कर ये स्पष्ट करने की कोशिश की गई कि भारतीय राज्य का चरित्र कैसा होगा। चलिए इस चर्चा को समाप्त करते हैं भारत की जैव विविधता से जुड़े एक सवाल के साथ। हमें कुछ वन्यजीव अभयारण्यों को उनके राज्यों से मिलाना है। गांधी सागर, सोनाई रुपाई, कैमूर और एतुर नगरम। चलिए मिलाते हैं। गांधी सागर अभयारण्य है मध्य प्रदेश में। ये तो हाल ही में चीता पुनर्वास परियोजना के लिए चर्चा में था। सही। कूनो के बाद ये चीतों का दूसरा घर हो सकता है। इसके बाद है सोनाई रुपई। ये असम में हिमालय के तलहटी में है। और बाकी दो, कैमूर और एतुर नगरम? कैमूर वन्यजीव अभयारण्य बिहार में है। ये बिहार का सबसे बड़ा अभयारण्य है और इसे टाइगर रिजर्व बनाने की योजना पर काम चल रहा है। ये तो बहुत अच्छी खबर है। हाँ, और आखिर में एतुर नगरम अभयारण्य तेलंगाना में है, गोदावरी नदी के पास। ये चारों नाम हमें याद दिलाते हैं कि भारत सिर्फ शहरों और नीतियों का देश नहीं है, बल्कि अनमोल कुदरती खजानों का भी घर है। तो आज हमने हाल ही में देश के आपराधिक कानूनों में एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। आईपीसी और सीआरपीसी जैसे नाम जो हम दशकों से सुनते आ रहे हैं, उन्हें बदल दिया गया है। जी, मेरे मन में सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ पुराने अंग्रेजों के ज़माने के नामों को बदलने की कवायद है या इसके पीछे कोई गहरी सोच है? ये सवाल बहुत जरूरी है और इसका जवाब भी इन नए कानूनों की आत्मा है। देखिए, इन कानूनों का मुख्य उद्देश्य सिर्फ नाम बदलना नहीं, बल्कि सोच को बदलना है। सोच को बदलना? हाँ, दंड से न्याय की ओर। सही मायनों में ये नागरिक अधिकारों को केंद्र में रखकर न्याय देने पर जोर देते हैं। दंड से न्याय, ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है। हाँ, लेकिन इसका असल में मतलब क्या है? पुराने कानूनों में क्या कमी थी? देखिए, पुराने कानून जैसे 1860 का इंडियन पीनल कोड मतलब आईपीसी, वो ब्रिटिश साम्राज्य की जरूरतों के लिए बनाए गए थे। अच्छा। उनका मुख्य काम था दंड देकर व्यवस्था बनाए रखना और साम्राज्य के खिलाफ किसी भी विद्रोह को कुचलना। लेकिन अब आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस आ गई है। और सीआरपीसी की जगह? क्रीपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम मतलब बीएसएफ। इनके नाम में ही न्याय और नागरिक सुरक्षा जैसे शब्द हैं। ये प्राथमिकता में बदलाव को दिखाता है। बिल्कुल। एक मिनट, मुझे यहाँ रोककर एक सवाल पूछना है। सबसे ज्यादा विवाद तो राजद्रोह यानी सेडिशन के कानून पर होता था। जी, हमेशा से। क्या उसे पूरी तरह से हटा दिया गया है या बस उसका नाम बदला गया है? क्योंकि असल बहस तो उसी को लेकर थी। बहुत अच्छा सवाल है। नए कानून में राजद्रोह शब्द को हटा दिया गया है। उसकी जगह देशद्रोह पर ध्यान केंद्रित किया गया है। और इन दोनों में क्या फर्क है? इसका मतलब है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता के खिलाफ काम करना। ये एक महत्वपूर्ण बदलाव है क्योंकि अब जोर सरकार की आलोचना पर नहीं बल्कि देश के खिलाफ गतिविधियों पर है। अच्छा, तो ये एक वैचारिक बदलाव है। हाँ, हालांकि आलोचक अभी भी इस बात पर बहस कर रहे हैं कि इसकी भाषा कितनी स्पष्ट है, पर वैचारिक रूप से ये एक बड़ा कदम है। तो ये सिर्फ कानूनों को बदलना नहीं, पूरी व्यवस्था की सोच को बदलने की कोशिश है। और जब कानूनों को बदलने की बात आती है तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि हमारे सबसे बड़े कानून यानी संविधान को बदलने की शक्ति किसके पास है? खासकर उन मामलों में जहां केंद्र और राज्यों की शक्तियों का टकराव हो। ये भारतीय लोकतंत्र का एक बहुत ही दिलचस्प पहलू है। संविधान में संशोधन करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ संसद के पास है। सिर्फ संसद? जी, जैसा कि अनुच्छेद 368 में बताया गया है, राज्य अपनी मर्जी से संविधान संशोधन की प्रक्रिया शुरू नहीं कर सकते। लेकिन
क्या संसद अपनी मर्जी से कुछ भी बदल सकती है? मान लीजिए अगर वो राज्यों की शक्तियां कम करना चाहे तो? नहीं, यहीं पर हमारे संविधान निर्माताओं की दूरदर्शिता दिखती है। अगर कोई संशोधन देश के संघीय ढांचे मतलब फेडरल स्ट्रक्चर को प्रभावित करता है, जैसे केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा? बिल्कुल, तो ऐसे मामलों में संसद का सिर्फ विशेष बहुमत ही काफी नहीं होता। विशेष बहुमत, ये थोड़ा टेक्निकल लगता है। इसे आसान भाषा में कैसे समझेंगे? सोचिए, ये क्लासरूम वोटिंग जैसा है। विशेष बहुमत का मतलब है कि सिर्फ क्लास में मौजूद बच्चों का हाथ उठाना काफी नहीं है, बल्कि पूरी क्लास के आधे से ज्यादा बच्चों की हाँ चाहिए, और जो मौजूद हैं उनमें से भी 2/3 की। ये तो काफी मुश्किल है। हाँ, ये एक बहुत ऊंची दीवार है जिसे पार करना होता है। और संघीय ढांचे वाले मामलों में इस ऊंची दीवार के अलावा एक और शर्त है। वो क्या? संशोधन को कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं से भी साधारण बहुमत से पास करवाना पड़ता है। अच्छा, इसका कोई उदाहरण है? सबसे अच्छा उदाहरण जीएसटी का लागू होना है। क्योंकि ये टैक्स की शक्तियों को केंद्र और राज्यों के बीच बदल रहा था, इसलिए इसे संसद के अलावा कई राज्यों से भी मंजूरी लेनी पड़ी। तो ये एक तरह का सेफ्टी वॉल्व है। जी बिल्कुल। वाह, ये तो शक्तियों के संतुलन का एक बेहतरीन उदाहरण है। लेकिन मान लीजिए संसद और राज्यों में या सरकार और नागरिकों में संविधान के किसी हिस्से को लेकर कोई भ्रम हो, तो आखिरी फैसला किसका माना जाएगा? यानी संविधान का असली मतलब बताने का अधिकार किसके पास है? और ये अधिकार है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पास। सुप्रीम कोर्ट को संविधान का अंतिम व्याख्याकार मतलब फाइनल इंटरप्रेटर और संरक्षक यानी गार्डियन भी कहा जाता है। उसका काम ही ये देखना है कि सब संविधान की सीमाओं में रहें। सही कहा। इसे न्यायिक समीक्षा या जुडिशियल रिव्यू कहते हैं ना? बिल्कुल। अनुच्छेद 13 और 32 के तहत अगर संसद कोई ऐसा कानून बना दे जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों के खिलाफ हो, तो सुप्रीम कोर्ट उसे असंवैधानिक घोषित करके रद्द कर सकता है। और केंद्र राज्य के विवाद? वो भी अनुच्छेद 131 के तहत केंद्र और राज्यों के बीच के विवादों को सुलझाने का अधिकार भी सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है। वो एक तरह से संविधान का रेफरी है। तो हमने देखा कि कैसे कानून में दंड और न्याय के बीच संतुलन है और कैसे संविधान में केंद्र और राज्यों की शक्तियों के बीच। इसी संतुलन से जुड़ा एक और मुद्दा है जो हमेशा चर्चा में रहता है, समान नागरिक संहिता या यूसीसी। हाँ, यूसीसी। इसमें क्या दुविधा है? यूसीसी संवैधानिक संतुलन की सबसे बड़ी पहेली है, कह सकते हैं। दुविधा है अनुच्छेद 44 और अनुच्छेद 25 के बीच। अच्छा। एक तरफ है अनुच्छेद 44 जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का हिस्सा है। ये कहता है कि राज्य पूरे देश के लिए एक समान नागरिक संहिता लाने का प्रयास करेगा, मतलब ये राष्ट्रीय एकता का एक लक्ष्य है। लेकिन अनुच्छेद 25 तो धार्मिक स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार देता है। यहीं पर टकराव है। अनुच्छेद 25 हर नागरिक को अपने धर्म को मानने और उसके अनुसार आचरण करने की आजादी देता है। और शादी, तलाक जैसे मामले धार्मिक कानूनों का हिस्सा माने जाते हैं। जी, कई धार्मिक समूहों का मानना है कि यूसीसी इन मामलों में दखल देकर उनकी धार्मिक स्वतंत्रता का हनन करेगा। तो ये राज्य के लक्ष्य बनाम व्यक्ति के मौलिक अधिकार का एक क्लासिक मामला है। ये जानना भी दिलचस्प है कि गोवा में पहले से ही एक सिविल कोड लागू है और हाल ही में उत्तराखंड ने भी इसे पारित किया है। जी, तो ये बहस अब सैद्धांतिक नहीं बल्कि व्यवहारिक हो गई है और इसका समाधान इसी संतुलन को साधने में है। संतुलन की ये खोज वाकई आकर्षक है। हमने भी देखा कि ये हमारे कानून और संविधान की आत्मा है। दिलचस्प बात यह है कि संतुलन की यही तलाश हमें भारतीय कला में भी दिखती है। बिल्कुल। खास तौर पर हमारे शास्त्रीय संगीत में। बिल्कुल सही कहा। कर्नाटक संगीत इसका एक शानदार उदाहरण है। एक आम सुनने वाले को शायद ये बहुत जटिल लगे, लेकिन इसकी संरचना में एक अद्भुत संतुलन है। हाँ, मैं हमेशा सोचता हूँ कि कर्नाटक कॉन्सर्ट की शुरुआत और अंत में क्या फर्क होता है। क्या इसका कोई तय नियम है? इसका एक बहुत सुंदर नियम है। ज्यादातर कार्यक्रम वर्णम से शुरू होते हैं। वर्णम? हाँ, ये एक बहुत ही संरचित और सधी हुई रचना होती है जो राग के पूरे चरित्र को स्थापित कर देती है। आप इसे एक कलाकार के लिए वार्म अप या उस संगीत की शाम के लिए नींव का पत्थर रखने जैसा समझ सकते हैं। अच्छा, और फिर बीच में क्या होता है जब कलाकार बिना किसी ताल के राग को बहुत देर तक गाते हैं? वो क्या चीज है? उसे अलापना कहते हैं। ये वर्णम के बिल्कुल विपरीत है। विपरीत कैसे? ये राग का एक मुक्त प्रवाह वाला मतलब फ्री फ्लोइंग बिना ताल के विस्तार होता है। यहाँ कोई बंधन नहीं होता।
ये वो क्षण है जहां कलाकार अपनी पूरी रचनात्मकता, कल्पना और राग की अपनी गहरी समझ को श्रोताओं के सामने रखता है। तो एक तरफ नियम और संरचना मतलब वर्णम, और दूसरी तरफ पूरी आजादी और रचनात्मकता यानी अलापना। ये तो कमाल का संतुलन है। और कार्यक्रम का अंत कैसे होता है? अंत में अक्सर थिल्लाना प्रस्तुत किया जाता है। ये एक बहुत तेज, लयबद्ध और ऊर्जा से भरपूर रचना होती है जो पूरे कार्यक्रम को एक शानदार और जीवंत समापन देती है। वाह, तो आप देख सकते हैं, एक पूरा संगीत कार्यक्रम एक सधी हुई शुरुआत, एक गहरी रचनात्मक यात्रा और एक ऊर्जावान अंत के बीच संतुलित होता है। और इस पूरी परंपरा का श्रेय कर्नाटिक संगीत के पितामह पुरंदर दास को दिया जाता है। कला में इस तरह के संतुलन और गहराई की बात हो और रविंद्रनाथ टैगोर का जिक्र ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। हम सब जानते हैं कि उन्हें गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था, लेकिन क्या ये सिर्फ भारत के लिए एक बड़ी बात थी? नहीं, ये सिर्फ भारत के लिए नहीं, बल्कि पूरे एशिया के लिए एक ऐतिहासिक क्षण था। 1913 में जब उन्हें ये पुरस्कार मिला, तो वो इसे जीतने वाले पहले गैर यूरोपीय और पहले एशियाई बने। उन्होंने भारतीय ज्ञान को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी। बिल्कुल। लेकिन टैगोर सिर्फ एक कवि नहीं थे, उनकी शख्सियत में एक नैतिक साहस भी था, है ना? जलियांवाला बाग से जुड़ी ये कहानी है। हाँ, और ये कहानी उनके कद को और भी ऊंचा कर देती है। 1915 में ब्रिटिश सरकार ने उन्हें नाइटहुड यानी सर की उपाधि से सम्मानित किया था। जी, लेकिन 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के नरसंहार से वो इतने आहत हुए कि उन्होंने विरोध में अपनी उपाधि लौटा दी। ये दिखाता है कि उनके लिए मानवीय मूल्य किसी भी सम्मान से बढ़कर थे। और ये तथ्य तो शायद बहुत कम लोग जानते होंगे कि वो दुनिया के एकमात्र व्यक्ति हैं जिन्होंने 2 देशों के राष्ट्रगान लिखे हैं। जी, भारत का जनगणमन और बांग्लादेश का आमार सोनार बांग्ला, दोनों ही उनकी कलम से निकले हैं। यह उनकी सार्वभौमिक अपील का प्रमाण है। उच्चतम साहित्य से अब जमीन से जुड़ी ऊर्जा की बात करते हैं। मैंने शादियों में अक्सर भांगड़ा और गिद्दा देखा है और उनमें कमाल की ऊर्जा होती है। हाँ, वो सिर्फ एक डांस नहीं लगता, बल्कि एक पूरे समुदाय का जश्न लगता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। भांगड़ा पंजाब की आत्मा का नृत्य है। ये मूल रूप से बैसाखी के समय फसल कटाई के जश्न के तौर पर पुरुषों द्वारा किया जाता था। तो ये मेहनत और खुशी का प्रतीक है। जी, मेहनत, समृद्धि और खुशी का। और महिलाओं के समकक्ष नृत्य को गिद्धा कहते हैं, जो उतना ही जीवंत और एक्सप्रेसिव होता है। और जो दूसरे विकल्प थे, कुचिपुड़ी, यक्षगान, मोहिनी अट्टम, वे भी भारत की विविधता को दिखाते हैं। बिल्कुल। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, यक्षगान कर्नाटक का और मोहिनी अट्टम केरल का शास्त्रीय नृत्य है। हर नृत्य अपने क्षेत्र की कहानी, संस्कृति और पहचान को समेटे हुए है। कला, संगीत और साहित्य की ये जुगलबंदी ये दिखाती है कि भारत में ज्ञान की परंपरा कितनी गहरी और विविध रही है। इसी से जुड़ा एक और सवाल मेरे जहन में आता है। मैंने सुना है कि एक प्राचीन भारतीय दार्शनिक को भारतीय आइंस्टाइन कहा जाता है। ये सुनने में ही अविश्वसनीय लगता है। कौन थे ये? यह कहानी वाकई अविश्वसनीय है। वो थे महान बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने उन्हें दुनिया के 4 प्रकाशों में से एक कहा था। और भारतीय आइंस्टाइन। उन्हें भारतीय आइंस्टाइन का उपनाम इसलिए मिला क्योंकि उन्होंने शून्यवाद का सिद्धांत दिया था, जो आश्चर्यजनक रूप से आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत जैसा है। शून्यवाद? इसका मतलब क्या शून्य या नथिंगनेस है? आमतौर पर यही समझा जाता है, लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। नागार्जुन का शून्यवाद कहता है कि कोई भी चीज अपने आप में स्वतंत्र रूप से मौजूद नहीं है। अच्छा। हर चीज का अस्तित्व किसी दूसरी चीज के संबंध में ही है। सब कुछ एक दूसरे पर निर्भर है। यह एक क्रांतिकारी विचार था जो आज भी क्वांटम फिजिक्स और दर्शन में प्रासंगिक है। ये तो सच में हैरान करने वाला है। और क्या वो सिर्फ एक दार्शनिक थे? नहीं, यही तो उनकी महानता थी। वो विश्व प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय के कुलाधिपति थे। साथ ही वो एक महान रसायन शास्त्री और धातुकर्मी भी थे, मतलब अल्केमिस्ट और मेटलर्जिस्ट। जी, उन्होंने पारे यानी मर्क्यूरी के इस्तेमाल और धातुओं को शुद्ध करने की प्रक्रियाओं पर ग्रंथ लिखे। वो ज्ञान और विज्ञान का एक अद्भुत संगम थे। दिमाग की इतनी गहरी कसरत के बाद अब जरा शरीर की फुर्ती की बात करते हैं। भारत के अपने पारंपरिक खेल खो-खो की। मुझे ये हमेशा बहुत तेज और रणनीतिक खेल लगा है। इसके नियम क्या हैं, खासकर खिलाड़ियों की संख्या को लेकर? खो-खो वाकई रफ्तार और टीम वर्क का खेल है। एक टीम में कुल 12 खिलाड़ी होते हैं, लेकिन खेल के दौरान मैदान पर एक समय में सिर्फ 9 खिलाड़ी बैठते हैं।
9 खिलाड़ी? हाँ, जिन्हें चेजर्स कहते हैं। तो ये एक तरह से 9 खिलाड़ी मिलकर कुछ लोगों को पकड़ने की कोशिश करते हैं? बिल्कुल। विरोधी टीम के 3 खिलाड़ी, जिन्हें रनर्स कहते हैं, मैदान पर दौड़ने के लिए आते हैं। इन 9 चेजर्स का काम होता है कि वे मिलकर इन 3 रनर्स को छूकर आउट करें। तो ये रफ्तार और आपसी तालमेल का खेल है? जी, बहुत ज्यादा। चेजर्स को एक दूसरे को खो देकर ही अपनी जगह से उठने की इजाजत होती है, और मैदान के दोनों सिरों पर लगे 2 पोल इसे और भी रोमांचक बना देते हैं। तो आज की इस चर्चा को समेटते हैं। हमने कानून के संतुलन से लेकर कला की संरचना तक और प्राचीन दर्शन की गहराई से लेकर खेल की रणनीति तक का सफर तय किया। और ये सिर्फ अलग-अलग तथ्य नहीं थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक बड़ी तस्वीर के हिस्से थे। हर सवाल ज्ञान की एक बड़ी दुनिया का दरवाजा था। हमने देखा कि कैसे भारत का संविधान संतुलन बनाने की एक कला है, कैसे हमारी संगीत परंपरा में हर हिस्से का एक खास मकसद है, और कैसे हमारे प्राचीन विचारक आधुनिक विज्ञान की नींव रखने वाले विचार सदियों पहले दे चुके थे। जी। तो इस चर्चा के अंत में हमारे श्रोताओं के लिए सोचने के लिए क्या छोड़ें? चलिए नागार्जुन के विचार पर ही लौटते हैं। उन्होंने सदियों पहले शून्यवाद का सिद्धांत दिया था, जो कहता है कि कुछ भी स्वतंत्र नहीं है, सब कुछ एक दूसरे पर निर्भर है। आज के इस दौर में जहां हम टेक्नोलॉजी के जरिए विश्व स्तर पर तो जुड़े हुए हैं, लेकिन शायद व्यक्तिगत और सामाजिक स्तर पर उतने ही बिखरे हुए महसूस करते हैं, इस प्राचीन भारतीय विचार के हमारे लिए क्या मायने हो सकते हैं?